तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्राध्याय क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी एग्ज़ाम के लिए हमने मैथन क्लासेस रन कर रखी हैं एंड 3 अक्टूबर यानी कल के दिन आपका सेमेस्टर 2 वालों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास ले चुके हैं। कल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लासेस हम अटेंड कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि बहुविकल्पी और रिक्त स्थान दोनों ही प्रश्नों को हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 के अंदर बहुत अच्छे से सारे MCQs और बहुविकल्पीय प्रश्न रिक्त स्थान अच्छे से कराए गए हैं, और हमने प्रूफ के साथ बताता हूँ मैं आपको कि हमने जितने भी क्वेश्चन पिछले मैराथन क्लासेस में कराए हैं वो पेपर में आ भी रहे हैं। 80% पेपर मैच कर रहा है, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने लघुरात्मक प्रश्नों पे बात की। अगर पार्ट 2 भी नहीं देखा है तो पार्ट 2 भी जाकर के चेक कीजिएगा। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और बेल आइकन यूट्यूब पर बेल आइकन का ऑप्शन मिलता है, उसको सब्सक्राइब के बटन होता है ना, उसके पास में आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। क्या है ना कि क्लास आने में कई बार थोड़ा टाइम में लेट भी हो जाता है, तो आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए ऑन कर लीजिए बेल आइकन को। तो चलिए शुरू करते हैं। MGSU बीकानेर सेमेस्टर 2 राजनीति विज्ञान भारतीय राजनीतिक विचारक बुक का नेम है मैराथन क्लास पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इससे होने के बाद में आप दोनों को देख लीजिएगा। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, एंड पार्ट 1 में हमने अच्छे से सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर किया है। पार्ट 2 में हर एक टॉपिक को समझाया गया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो जिसने ले लिया ना, मैं कहता हूँ वो 70% अच्छे से स्कोर करके आएगा। और आपका जो जो निबंधात्मक प्रश्न है जिसके ज़्यादा वेटेज रहते हैं, ज़्यादा नंबर रहता है, वो भी क्लियर हो जाए तो आप पार्ट 3 की तरफ आइए, वरना पार्ट 2 और पार्ट 1 जिसने लिया है वो भी सब अच्छे से पेपर करके आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट 3 के बारे में। निबंधात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है मनु का राजपद सिद्धांत। तो देखिए, राज्य उत्पत्ति, जो मनु का सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य उत्पत्ति कैसी होनी चाहिए, देवीय तत्व पे होनी चाहिए, पर राजा पूर्ण निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा जो है उसके हाथ में ताकत तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी ताकत भी नहीं होनी चाहिए कि वो निरंकुश राजा हो जाए। राजा जो है प्रजा रक्षक होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करे, न्यायकारी होना चाहिए, न्याय करे, अर्थ प्रबंधक होना चाहिए, शासक पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि धर्म, दंड नीति और मंत्रिमंडल का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा खुलेआम कुछ भी कर सकता है, नहीं, उसके ऊपर धर्म भी लागू होना चाहिए, वो दंड नीति के अंदर भी आना चाहिए, और राजा की जो मदद करेगा वो कौन करेगा, मंत्रिमंडल करेगा। राजा अकेले सारे निर्णय ना ले, कुछ निर्णय में मंत्रिमंडल उसकी सहायता करे। राजा का धर्म क्या कहता है कि वो शिक्षा फैलाए, सामाजिक सुधार करे, कल्याण करे। राजा के गुण क्या होने चाहिए, इंद्रिय जयी। कौन से, इंद्रिय जयी, यानी इंद्रियों पर जो कहते हैं काबू करने वाला, इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त करने वाला वो होना चाहिए। विद्वान होना चाहिए, नीति कुशल होना चाहिए। प्रजा का विद्रोह अधिकार नहीं है, मतलब कि जो प्रजा है वो उसका डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकती। राजा की शक्ति धर्म और नैतिकता से सीमित है। राजपद देवी आभा और सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो राजपद है वो, राजा का जो पद है वो देवी आभा के तौर पे यानी ईश्वर के समान है। और सामाजिक उत्तरदायित्व यानी समाज के प्रति उत्तरदायी है, यानी समाज की सारी संभालनी किसके नाम है, राजा के नाम है। राजा की सीमाएं भी होनी चाहिए कि राजा सबका सेवक है और जनता के लिए सीधा उत्तरदायी है, चुनौती पेश करता है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। मनु का राज्य कार्य क्षेत्र। तो देखिए, मनु का जो राज्य कार्य क्षेत्र है वो मुख्य कार्य है प्रजा रक्षा, भीतरी शांति, बाहरी सुरक्षा। इस प्रकार से राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सकता है। कैसे, कि वो भीतरी शांति बनाए रखे, बाहरी सुरक्षा भी बनाए रखे। लोक कल्याण, लोक कल्याण से क्या मतलब है, कृषि
सिंचाई, विद्यालय, चिकित्सालय यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधित है वो भी ध्यान रखे, शिक्षा संबंधित है वो भी ध्यान रखे, और जो कृषि पर आधारित रोजगार है, जिनका चलता है रोजगार, उनका भी ध्यान रखे। फिर न्याय की बात करें तो देखिए, न्याय है नीति धर्म पर आधारित, जिसमें दंड नीति का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आगे चलते हैं अपन तो आर्थिक कार्य में क्या, कर संग्रह। भाई जब टैक्स कलेक्ट होगा, टैक्स से होगा क्या, कोष, राजकोष है वो बढ़ेगा, राजकोष से खजाना बढ़ेगा, खजाने से क्या करेंगे, उस खजाने का सदुपयोग करेंगे प्रजा की भलाई के लिए। ठीक है। सामाजिक दायित्व क्या कहता है कि असहायों की रक्षा करो, भरण पोषण करो। प्रशासनिक कार्य क्या कहता है कि सक्षम मंत्रिमंडल होना चाहिए। मंत्रिमंडल भी ऐसा नहीं कि हर कैसे मंत्रिमंडल हो, मंत्रिमंडल में भी एक से एक विद्वान होने चाहिए, कुशल व्यक्ति बैठे होने चाहिए जो आपको अच्छी राय दे। ठीक है। और व्यवस्था बनी रहे। पर राष्ट्र नीति की दूसरे राष्ट्रों के लिए क्या नीति है कि भाई दूत होता है ना भाई, हम जिसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर भी कह सकते हैं अपन, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, कि हमारी तरफ से एक दूत जाएगा दूसरे देश के अंदर, वहाँ जाकर भी हमारी बात को प्रस्तुत करेगा, रखेगा। मंडल नीति जिसके अंदर गुट बनाए जाते हैं। षडगुण नीति जो एक अलग राष्ट्र के लिए हमें क्या नीति से कार्य करना, ये उनकी एक नीति है। धर्म और दंड शासन की आत्मा है। उद्देश्य क्या है, प्रजा का सुख और समृद्धि। आई बात समझ में? लाइव चैट के दौरान मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि किस किस को कैसे समझ में आ रहा है, क्या सुधार हम और कर सकते हैं। बट आपके लिए सभी नोट्स बड़े ही आराम से, प्यार से बनाए जा रहे हैं कि भाई कैसे आपके पुराने पेपर्स PYQs को भी देखा है हमने कि भाई थोड़ा उनका पैटर्न अलग था, उसके बावजूद भी हमने इसको चेक किया कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। उस हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बताए जा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से याद कर लीजिए और क्लास के ख़त्म होने के बाद दोबारा इस क्लास को एक बार ले लीजिएगा। ठीक है। और इस क्लास में नहीं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर दोबारा से ले लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए। क्योंकि पार्ट 1 में हमने इस तरीके से आपके टॉपिक क्लियर किए हैं ना भाई, हर एक टॉपिक के अंदर क्या मोस्ट बात बताई गई है। अगर आपको बात ही पता चल जाए कि भाई इस टॉपिक में ये बात बताई गई है, तो फिर आप पेपर कभी गलत करेंगे ही नहीं ना, क्वेश्चन का आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। तो वही है। चलिए आगे चलते हैं। मनु का राज्य केवल रक्षा नहीं बल्कि समाज कल्याण और न्याय का संरक्षण भी था। चलिए आगे चलते हैं अपन। मनु का सप्तांग सिद्धांत। देखिए मनु का सप्तांग सिद्धांत क्या है कि अलग अलग अंग बताए हैं, जैसे शरीर के अंग होते हैं ना, वैसे ही कि भाई स्वामी कौन है, राजा है। अमात्य कौन है, मंत्री है। पुर यानी कि राजधानी और दुर्ग। राष्ट्र भूमि और जन। कोष यानी कि खजाना। दंड यानी कि सेना और बल। सुहृद मतलब कि यानी जो हृदय है वो क्या हुआ, मित्र राष्ट्र। और ये क्या काम आते हैं वो भी बताएं, जैसे कि राजा क्या है, राजा का काम है नीति निर्देशक काम करना। मतलब जैसे दिमाग शरीर को दिशा देता है, राजा नीति बनाता है और सबको दिशा देता है। ठीक है। वैसे ही हमारे अमात्य मंत्री यानी कि प्रशासनिक सहयोग, तो वो क्या काम कर रहे हैं, जैसे हाथ पैर की तरह जो राजा की नीतियों को लागू करने में मदद करता है। कि दिमाग में काम तो सोच लिया लेकिन काम कौन करेगा, हाथ और पैर ही ना। वैसे ही ये अलग अलग अंगों की तरह बताए गए हैं। ठीक है। चलिए फिर जैसे शरीर के अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वैसे ही राज्य के सभी कार्य अलग अलग अंगों पर निर्भर होते हैं। राजा सर्वोपरि, बाकी अंगों के बिना अधूरा है। देखिए राजा सर्वोपरि तो है बट बाकी अंगों के बिना अधूरा है। अगर सिर्फ राजा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेना भी चाहिए, दुर्ग भी चाहिए, मंत्रिमंडल भी चाहिए, ये सब होने ज़रूरी है और संतुलन बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। राजनीतिक चिंतन में मनु का योगदान। तो देखिए मनु का योगदान जो है वो इस प्रकार है कि जो राजा की देवी उत्पत्ति है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई है। मनुस्मृति उनका जो ग्रंथ है उसके थ्रू जो हमारा राज्य व्यवस्था है उसको एक्सप्लेन किया है। राजधर्म बताया गया है, नैतिक कर्तव्य बताए गए हैं। फिर लोक कल्याण राज्य कैसा होना चाहिए उसकी परिभाषा दी गई है कि शिक्षा, न्याय, सार्वजनिक कार्य, प्रजा का भरण पोषण करने वाला ही लोक कल्याणकारी राज्य होता है। न्याय व्यवस्था जिसमें दंड उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया, दंड नीति इसका होना ज़रूरी है।
विधि यानी कानून होना ज़रूरी है। अर्थनीति यानी कि जो टैक्स सिस्टम है वो भी होना ज़रूरी है। विदेश नीति जिसके अंदर उनकी इंपॉर्टेंट नीति कौन सी थी, मंडल सिद्धांत और षटगुण नीति। मनु विधिवेता कानून व राजनीति के प्रारंभिक विचारक माने जाते हैं। आगे चलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोबारा एक बार। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। देखिए कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिस प्रकार हमने मनु का सप्तांग सिद्धांत पढ़ा वैसे ही कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत है। वही 7 अंक की बात हो रही है। तो स्वामी क्या है, सिर एक नीति निर्देशक तत्व के तौर पर। अमात्य क्या है, आंख और दिमाग प्रशासनिक सलाह के तौर पर। जनपद क्या है, भूमि जन और राज्य का आधार। जैसे वहाँ कुछ और था, यहाँ जनपद आ गया वहाँ, ठीक है। वैसे ही अलग अलग कुछ बस वर्ड चेंज हो रहे हैं। वैसे ही वहाँ सुहृद था, यहाँ मित्र आ गया, ठीक है। चलिए फिर अंगों की परस्पर निर्भरता है, सभी का संतुलन आवश्यक बना रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी बात होती है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। कौटिल्य का राज्य उत्पत्ति व कार्य क्षेत्र। देखिए कौटिल्य का जो राज्य उत्पत्ति है और कार्य क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि शक्ति और सुरक्षा जरूरी है। सीधी सी बात है कि भाई शक्ति नहीं होगी तो जो राज्य है वो किस मतलब से सबके सामने आएगा। सुरक्षा होनी भी जरूरी है। व्यवहारिक संस्था होना चाहिए, नैतिक आदर्श होनी चाहिए, ठीक है। और पड़ोसी नीति, पड़ोसियों की नीति क्या है कि मंडल सिद्धांत के तहत एक पड़ोसी नीति बनाएंगी कि जो 12 राज्य होंगे और 72 प्रकार की प्रकृतियां होंगी। उनकी प्रकृति कि भाई ये राज्य की प्रकृति हमसे किस प्रकार की है, तो ये शत्रु देश हुआ, मित्र देश हुआ या फिर क्या है वो पता लगाना, उसकी प्रकृति का पता लगाना। दंड नीति होना अनिवार्य है, ठीक है, वो भी कठोर जिससे न्याय मिल सके सबको। न्याय अनुपातिक दंड होना चाहिए, यानी कि बैलेंस जिसे कह सकते हैं, संतुलित हो सकता है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि भाई अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए कि अपनी दलील भी पेश कर सके, और न्याय जो है वो भेदभाव रहित होना चाहिए। अर्थनीति यानी टैक्स सिस्टम, वही वाली बात है कि भाई खजाना जो आ रहा है टैक्स के थ्रू वो समाज की सेवा में लगना चाहिए। प्रशासन कैसा, अनुशासन से बना हुआ प्रशासन होना चाहिए। विदेश नीति क्या कहती है, साम दाम दंड भेद कुछ भी आजमाओ। अगर युद्ध जीतना है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी आजमाओ, परंतु वो भी नहीं होता है तो फिर आप लास्ट में जाके षटगुण नीति आजमाओ। षटगुण नीति जिसके अंदर 6 गुण हैं वो बताए गए हैं। लक्ष्य क्या है, राज्य की सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार। या तो युद्ध किस लिए होगा, या तो होगा राज्य की सुरक्षा के लिए या होगा साम्राज्य का विस्तार के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। आप मुझे लाइव चैट के दौरान बताते रहिए यार, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कैसा क्लास चल रहा है ना। दृष्टिकोण जो है कौटिल्य का परराष्ट्र के तौर पर, तो परराष्ट्र के तौर पर उनका है व्यवहारिक अवसरवादी, यानी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको कैच करो, उसको हासिल करो। और 4 उपाय उन्होंने बताया, साम दाम दंड भेद। कुछ भी करो, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ सामने वाला देश जीत सकते हैं, उसका साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी अपनाओ। साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग करो। और षटगुण नीति क्या है, षटगुण नीति है संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधिभाव, ठीक है। ये हमने रिक्सान में भी बात की थी पार्ट 1 के अंदर, तभी कह रहा हूँ पार्ट 1 भी अच्छे से चेक कीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है। उसमें हमने हर एक छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो बताए थे। और छोटे क्वेश्चन से होता क्या है, जब आप बड़ा क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो छोटे क्वेश्चन बड़ी हेल्प करते हैं। तभी तो आप बड़े क्वेश्चन में मान लें आपसे कुछ टॉपिक पूछा गया तो आप टॉपिक के बारे में कैसे लिखेंगे, जब आपको कोई छोटा क्वेश्चन याद आएगा, अरे यार षटगुण नीति क्या है, जब आपको याद आएगी अच्छा षटगुण नीति ये है, तभी तो आप उस पर एक पूरा पैराग्राफ लिख पाओगे। जब आपको याद आएगा कि यार 4 उपाय कौन से बताए थे कि साम दाम दंड भेद, अब आपको याद आ जाएगा कि साम दाम दंड भेद बताया था, तो आप फिर उसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हो कि क्या है साम दाम दंड भेद, है ना। मंडल सिद्धांत, पड़ोसी शत्रु है या फिर पड़ोसी मित्र है, वो उसका पता लगाना, उसकी प्रकृति जानना। राजनयिक उपकरण क्या है, दूत और गुप्तचर, यानी कि जो आपका दूत जाता है वो तो डायरेक्ट जाता है, ठीक है, सामने वाले देश से जाकर के बात करता है। गुप्तचर जो सामने वाले देश में जा तो रहा है बट छुप करके जाता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की जो व्यवस्थाओं, प्रशासन व्यवस्थाओं आदि का पता लगा करके
आपको सूचित करता है अपने देश को, वो बाहरी जो कहते हैं ना सुरक्षा, उसको बनाए रखने के लिए काम करता है। और कई बार क्या होता है, गुप्तचर खुद के देश के लिए भी बनाए जाते हैं कि हमारे देश में आंतरिक तौर पर भी क्या काम चल रहा है। रणनीति, शत्रु के भीतर फूट डालो, जैसे साम दाम दंड भेद की बात हो रही है ना, वही है रणनीति। शत्रु के बीच में फूट डाल दो कि वो आपस में लड़ पड़े। नैतिकता से अधिक राज्य हित पर बल देना, शत्रु का व्यस्त होकर के वार करना। परिणाम है साम्राज्य विस्तार और सुरक्षा, जो मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया ही था। आगे चलते हैं अपन। शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए शुक्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र नीति का सार कहता है कि व्यवहारिक शासन ग्रंथ होना चाहिए, नैतिक राजा, सप्तांग संरचना होनी चाहिए, राजा के गुण किस तरह का होने चाहिए, विनम्र, जनता से जुड़ा हुआ, निरीक्षण करता है, निरीक्षण करता रहे, अपने राज्य में क्या क्या चल रहा है उसका हर वक्त जांच करता रहे। मंत्रिमंडल संगठित और जिम्मेदार पद होना चाहिए। ठीक है, संगठित यानी कि मंत्रिमंडल बंटा हुआ नहीं होना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो भी एक संगठित तौर पर एक ताकत होनी चाहिए। फिर कर नीति, टैक्स सिस्टम आपको बताया था, अनुपातिक होना चाहिए यानी कि बैलेंस्ड होना चाहिए, जैसे कि जितना सामर्थ्य है उतना ही प्रजा से लेना चाहिए और वो भी जनहितकारी के लिए दोबारा यूज करना चाहिए। कोष यानी कि राज्य कोष राज्य का आधार है, नैतिक उपयोग होना चाहिए। दंड नीति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही सकता है। मैंने आपको बताया कि शुक्र है, मनु है और कौटिल्य है, तीनों ही दंड नीति के ऊपर जोर देते हैं। दंड नीति क्या है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको दंड मिलना चाहिए, आवश्यक है, और उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना उसने गलती की है, यानी कि उसका जो गलती का भार है, उसका जो मूल्य है, उस आधार पर मिलना चाहिए और इस प्रकार से मिलना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना कर सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, दंड नीति मिलनी चाहिए। आपके जितना उसने काम गलत किया उतना ही गलत उसे मतलब उतना ही उसको कठोर निर्णय, कठोर दंड मिलना चाहिए, ज़्यादा कठोर भी नहीं और ज़्यादा सुस्त भी नहीं। ठीक है, विदेश नीति बताई दी आपको। विदेश नीति क्या है, साम दाम दंड भेद किस प्रकार भी यूज़ करो अगर साम्राज्य का विस्तार करना है या फिर राज्य की सुरक्षा करनी है। विशेषता, निगरानी करना, जनता से जुड़ा शासन होना चाहिए। आगे चलते हैं अपन। स्वामी दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवाद। देखिए यहाँ पे बनाते हैं अपन। तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक हैं कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, और उनका वैदिक पुनरुत्थानवादी विचारधारा है, यानी कि जो वेद हैं वो दोबारा लेकर के आओ। समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही है, किस कारण से, लोगों ने वेदों को छोड़ दिया, तो वेदों को दोबारा लेकर के आओ। यही आर्य समाज कहता है। क्या कहता है कि वेद ही सर्वोच्च है, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को ही मानते नहीं है। ठीक है, राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, स्वराज्य, स्वदेशी, आत्मगौरव, ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुधार, जाति पृथक्करण, अस्पृश्यता का विरोध, इस तरीके से ये समाज सुधार में भी काम करते हैं। जैसे कि सती प्रथा है उसका विरोध करना एंड बाल विवाह के विरोध करना, इस तरीके से समाज सुधार पे भी काम करते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन करते हैं। आम भाषा से जन जागरण करते हैं, यानी आम भाषा समझो, कहीं की कोई लोकल भाषा है, जैसे अपनी मारवाड़ी हुई तो मारवाड़ी को बोल करके जन जागरण कर रहे हैं। कहीं की कुछ और भाषा हो सकती है तो उस भाषा को बोल करके जन जागरण कर रहे हैं, यानी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया कि हमारे स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करना तो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है यार, है ना। निर्भीकता, आत्मबल और साहस का संदेश देते हैं। राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जोर दिया। तो सीधी सी बात कहें तो इनका यही कहना है कि जैसे कि एक पेड़ को जड़ों से सींचना होता है, वैसे ही जड़ें थी वेद और संस्कृति, उन्हें पानी दे करके हम स्वदेशी भाषा और फल क्या लेंगे, फल के तौर पर हम लेंगे स्वराज्य। चलिए फिर आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। देखिए स्वामी विवेकानंद हमारे क्या कहलाते हैं, यूथ के नेता, युवाओं के नेता। उन्होंने यूथ को बड़ा मोटिवेट किया है। राष्ट्रवाद, धर्म और अध्यात्म पर आधारित है उनका राष्ट्रवाद। संदेश क्या देते हैं, उठो, जागो और अपने देश को पहचानो। स्वतंत्रता, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर स्वतंत्रता मिलती है, यानी सिर्फ शारीरिक तौर पर आप स्वतंत्रता नहीं ले सकते, मानसिक तौर पर भी स्वतंत्रता पाओ, आध्यात्मिक तौर पर भी पाओ।
शक्ति दर्शन, निर्भीकता, संगठन और आत्मबल वाला। असमानता व जाति भेद का विरोध करते हैं। शिक्षा पर बल देते हैं, वो भी कौन सी, राष्ट्र सेवा के लिए शिक्षा करो। विश्व बंधुत्व, सब धर्मों और जातियों में समानता है। शिकागो धर्म संसद, जिसके अंदर शिकागो में मैंने अपनी एक स्पीच दी थी, स्पीच में उन्होंने क्या बोला था, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला था, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता का वैश्विक संदेश ये देते हैं। शिकागो के धर्म संसद वाले सम्मेलन के दौरान मूल्यांकन आध्यात्मिक शक्ति से राष्ट्रवाद को नया रूप देते हैं। तो देखिए विवेकानंद जी जो हैं वो इस प्रकार से कह सकते हैं, हम अपने क्या बताऊं आपको, राष्ट्रवाद ऐसा था जैसे शरीर की नसों में बिजली भरना। विवेकानंद का राष्ट्रवाद ऐसा था जैसे शरीर की नसों में बिजली भरना। उन्होंने कहा धर्म है हमारी आत्मा, शक्ति है हमारा हथियार और सेवा है हमारा धर्म। अगर युवा जागे तो भारत विश्व गुरु दोबारा बन सकता है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हैं। तो नरमपंथी और उदारवादी नेता थे। नरमपंथी मतलब थोड़े नरम विचार वाले, हिंसा को सपोर्ट ना करने वाले। संवैधानिक मार्ग अपनाते थे जिसमें प्रार्थना, याचिका, यानी कि कोई भी अगर काम करना है तो प्रार्थना दो, याचिका दो, एप्लीकेशन दो, ठीक है। और ब्रिटिश शासन जो है वो उन्हें अच्छा लगता था। वो मानते थे कि ब्रिटिश शासन बहुत कुछ सुधार कर सकता है। किसानों की दशा सुधारना चाहते थे, उन पर जोर दिया। स्वशासन की बात किया करते थे। करों में कमी और औद्योगिकरण की वकालत भी किया करते थे कि भाई जो ब्रिटिश शासन कर लगाया रहे हैं उनकी कमी भी होनी चाहिए, ठीक है। और तकनीकी व आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। जो ब्रिटिश शासन लेकर के आया था, तकनीकी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न कल्चर, वो उसके पक्षधर थे। स्वदेशी का समर्थन और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कौन सी सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मूल्यांकन किससे करते हैं? धैर्य, तर्क और सुधार से भारत की उन्नति होती है। इसी प्रकार हम जब गोखले को अच्छे से समझें, गोपाल कृष्ण गोखले जी को, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि धैर्यवान शिक्षक जो कहता है पहले कदम छोटे छोटे लो, फिर धीरे धीरे चलो और सही दिशा में चलो। उन्होंने कहा था कि भारत स्वतंत्रता की क्रांति से नहीं बल्कि सुधार और शिक्षा से आएगी। भारत की स्वतंत्रता कैसे आएगी? छोटे छोटे सुधारों से और शिक्षा से, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार, जिसमें वो सबसे पहले कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो राजनीतिक और आध्यात्मिक तौर पर स्वराज्य को देखते थे। एंड आगे बात करें तो साध्य पवित्र तो साधन कठोर भी सही होना चाहिए। शिवाजी गणपति उत्सवों से जन जागरण किया, स्वदेशी बहिष्कार किया, मातृभाषा का सपोर्ट करते थे, तकनीकी शिक्षा का सपोर्ट करते थे एंड राष्ट्रीय आंदोलन को जन सक्रिय बनाने का इन्होंने मुख्य कार्य किया। अगर सीधी बात में समझें आप तो उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। गणपति और शिवाजी उत्सवों को उन्होंने सिर्फ त्योहार नहीं बताया, एक राष्ट्र को जगाने वाला कार्यक्रम बताया। यानी कि जैसे गणपति उत्सव हो रहा है तो सब लोग इकट्ठा होंगे, सीधी सी बात है, एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तो उसी दौरान उनके अंदर वो राष्ट्र भावना पैदा की जाए, उस कार्यक्रम को और अलग बना दिया जाए, एक राष्ट्र भक्ति वाला कार्यक्रम बना दिया जाए। उसी प्रकार शिवाजी गणपति उत्सव उनके लिए एक जन जागरण का अपॉर्चुनिटी थी। फिर उन्होंने एक संदेश दिया कि क्या अगर लक्ष्य पवित्र है तो साधन कठोर भी हो सकता है और राष्ट्र के लिए जनता की शक्ति सबसे बड़ा अधिकार है। जनता की शक्ति सबसे बड़ा अधिकार है। आगे चलते हैं अपन। नोट्स को अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है, क्लास होने के बाद में, और पार्ट 1 को दोबारा लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, ताकि अच्छे से आपका सारा विजन एक बार क्लियर हो जाए। कल एग्जाम है और ये हमारी इस पार्ट 3 हमारा लास्ट क्लास होने वाला है, तो अभी आपके पास पूरा दिन पड़ा है, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार दोबारा लीजिए। फिर मैं कहता हूँ आपको दूसरा अदर सोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से लिया है। क्या कह रहा हूँ? अच्छे से, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लास लगा ली और चल रही है, नहीं नहीं, अच्छे से लीजिए यार। अच्छे से नोट्स बनाए जा रहे हैं, चाहे तो आप म्यूट कर दीजिए और सिर्फ नोट्स को देखते चलिए और खुद से पढ़िए। नोट्स को दिमाग में बैठेगा कोई ना कोई शब्द तो,
हेल्प होगी आपकी। तिलक की स्वराज्य की अवधारणा, देखिए तिलक की स्वराज्य की अवधारणा क्या कहती है, राजनीतिक आत्मिक स्वतंत्रता चाहिए, आत्म नियंत्रण और जनता नियंत्रण शासन होना चाहिए, आध्यात्मिक लोकतांत्रिक स्वराज्य होना चाहिए, जो आध्यात्मिक भी होना चाहिए, लोकतंत्र, जनता में निहित वाला स्वराज्य है। आधार क्या है, वैदिक विरासत और शिवाजी परंपरा। होम रूल शासन बताया है, विकेंद्रीकृत व जवाबदेह शासन होना चाहिए, साधन होने चाहिए, किस प्रकार के साधन, बहिष्कार करो अगर कुछ गलत हो रहा है तो, स्वदेशी का सपोर्ट करो, राष्ट्रीय शिक्षा को साधन माना इन्होंने भी। अगर सीधी बात बताऊं मैं आपको तो तिलक का स्वराज्य कैसा है, यह एक सत्ता पाना नहीं था बल्कि अपनी आत्मा को आज़ाद करना था। जैसे घर का मालिक खुद फैसला लेता है वैसे जनता ही अपने देश का खुद फैसला ले, वो ये चाहते थे। स्वदेशी का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इसके बारे में हमने पिछले कई टॉपिक्स में बात की है कि भाई क्या बात की कि स्वदेशी का सपोर्ट करो, जिससे होगा क्या, उससे होगा कि ये जो सीरियस बात बताऊं आपको, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर विदेशी कपड़े पहनोगे तो अंग्रेज़ों की जेब भरेगी, लेकिन अगर खादी पहनोगे तो किसानों का घर रोशन होगा, मतलब उन्हें रुपए मिलेंगे, उनके घर पर विकास होगा, उनका जो कहते हैं ना अपन जीवन मूल्य वो बढ़ेगा। उनका मंत्र क्या था, खाओ वही जो देश का हो, पहनो वही जो देश का हो, पढ़ाओ वही जो मातृभाषा में हो। और मतलब स्वदेशी और शिक्षा दोनों को मिलकर के उन्होंने हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने की कोशिश की, वही उनकी आत्मा कहती है, जिसमें शिक्षा राष्ट्र निर्माण का साधन है। तिलक खुद स्वदेशी आचरण अपनाते थे, जन बहिष्कार करते थे, अगर कोई शासन का दबाव आ रहा है तो उसका जन बहिष्कार किया करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध को प्रभावी हथियार माना उन्होंने, ठीक है। देवनागरी, मातृभाषा, धार्मिक तकनीकी, इन सब का सपोर्ट किया, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को बड़ा ही इंपॉर्टेंस दिया। दादा भाई नौरोजी, देखिए दादा भाई नौरोजी की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत इन्होंने दिया, एंड भारत की आय का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में जाता था। यानी देखिए क्या हो क्या रहा था, कई लोग अभी भी ऐसा थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे बट अपनी इनकम भेज रहे थे ब्रिटेन के अंदर। और दूसरा था कि हम ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लग गए थे उस टाइम पर जो कि विदेश की हैं, वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर के आई हैं। अब हम उस चीज़ को अगर खरीदेंगे तो उससे होगा क्या, हम वो पैसा जाएगा विदेश के अंदर, इंडिया को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर यही चीज़ अगर इंडिया की होती तो जो मैन्युफैक्चर है उसको भी रुपए मिलते और इंडिया को जो सरकार है उसको भी टैक्स मिलता, दोनों को कुछ ना कुछ हेल्प होती, वो डेवलप होते, भारत का राष्ट्र जो है, अपना जो राष्ट्र है वो और मजबूत होता आर्थिक तौर पर, ठीक है। ब्रिटिश संसद में भारत की आवाज़ बनी कौन, दादा भाई नौरोजी। संवैधानिक सुधारों के पक्षधर थे, गरीबी का मूल कारण इन्होंने किसको बताया, आर्थिक शोषण, कि जो ब्रिटिश हम पे आर्थिक शोषण कर रहे हैं वो गरीबी का मूल कारण है। नरमपंथी थे और उग्रपंथी में सेतु बने। नरमपंथी और उग्रपंथी में सेतु का मतलब है जो एक नरमपंथी विचारधारा वाले हैं, उग्रपंथी वाले विचारधारा वाले हैं, वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे मान लो, ठीक है। तो उनके बीच में जो कनेक्ट कर रहा है आदमी, जो इस बात यहाँ की बात को उस तरफ दूसरे पक्ष में समझा रहा है, दूसरे पक्ष की बात को पहले पक्ष में समझा रहा है, वो काम कौन कर रहा था, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, ठीक है। शिक्षा व महिला उत्थान की उन्होंने काम किए, सामाजिक सुधारों पर जोर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आप अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ते चलिएगा, जैसे कि कांग्रेस के संस्थापक और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गांधी का सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, जो गांधी जी हैं हमारे, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है, आप सभी जानते हैं ना, छुट्टी भी है 2 अक्टूबर की। तो चलिए आगे चलते हैं। सत्य क्या है, ईश्वर समान है, अंतिम लक्ष्य है। अहिंसा सक्रिय शक्ति का कार्यता नहीं है, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न देना। सत्याग्रह, सत्य के लिए अहिंसक दबाव, विरोधी का हृदय परिवर्तन ही उनका लक्ष्य था। मतलब हिंसा उनके दिमाग में थी नहीं, बस कैसे भी करके सामने वाले के विचार बदल देने ही उनका लक्ष्य था। सत्याग्रही क्या, सत्याग्रही अनुशासन से होना चाहिए, नैतिकता से होना चाहिए और साहस होना चाहिए। साधन था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपवास
किया करते थे। सीमाएं थी उनकी हर परिस्थिति में आसान नहीं है भाई, कि उनका मानना था कि कोई भी परिस्थिति आसान नहीं होती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। बट कैसे लड़ना पड़ता है? अहिंसा के तौर पर, हिंसा के तौर पर नहीं लड़ना पड़ता, ये उनका मानना था। दर्शन था लक्ष्य और साधन का मेल। आगे जाते हैं नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति। ठीक है, गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? देखिए मैं आपको बात करूं, जब नेहरू जी के टाइम में हमारी दो महाशक्तियां हुआ करती थी विश्व के तौर पर, जिसके नाम है, हम कह सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ये दो महाशक्तियां हुआ करती थी और इन्होंने अपने अपने गुट यानी ग्रुप बना लिए थे और इनके ग्रुप में जो शामिल होना चाहता था वो उनके साथ शामिल हो रहा था। भारत उस वक्त आज़ाद ही हुआ था। ठीक है, भारत के साथ में कुछ और भी देश थे जो उस टाइम पे आज़ाद हुए थे, जैसे कि अफ्रीका है। तो वो देश ना ही अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे, ना ही सोवियत संघ रूस की तरफ। एक था पूंजीवादी, एक था साम्यवादी। तो वो क्या करना चाहते थे? वो कहीं भी नहीं रहना चाहते थे और ना ही दोनों का विरोध करना चाहते थे, वो बीच में रहना चाहते थे। सेफ जोन जिसे कहते हैं ना, सेफ जोन में रहना चाहते थे। तो उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, गुट निरपेक्ष, जिसके अंदर अफ्रीका भी शामिल था, भारत भी शामिल था। उसकी कुछ नीतियां थी, जैसे कि शीत युद्ध में स्वतंत्र विदेश नीति बनाई गई, किसी गुट से जुड़ना नहीं, राष्ट्रीय स्वायत्तता की रक्षा करना, पंचशील सिद्धांत बनाए गए। 5 सिद्धांत बनाए गए कि ये सिद्धांत हैं जो हम इस गुट में जो भी शामिल होगा वो इस सिद्धांतों का पालना करेगा। जिसका एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांतिपूर्ण बने रहेंगे और अपना अस्तित्व भी मिटने नहीं देंगे। दोनों गुटों से सहयोग लेना, यानी दोनों ही गुट जो है ना, अपने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, दोनों से कुछ ना कुछ हेल्प भी लेते रहना। मतलब इनका पूरा विरोध कहीं नहीं कर रहे हम, बट ना उनसे मिल भी रहे हैं ना उनसे विरोध कर रहे हैं। तीसरी दुनिया का नेतृत्व किया, यानी एक तरह से तीसरा गुट बना रहे हैं तो कई लोग इनसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एक तरह से भारत, अफ्रीका, ये लोग कर रहे थे। सक्रिय तटस्थता थी, विकास और शांति दोनों लक्ष्य थे उनके। भारत का अंतर्राष्ट्रीय साधन सुरक्षित रहना। आगे चलते हैं अपन। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। तो देखिए संपूर्ण क्रांति में क्या है? संपूर्ण समाज में बदलाव लाना, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सुधार करना। संपूर्ण क्रांति का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हर तरीके से बस सुधार होना चाहिए, क्रांति लानी है। तो कैसे आएगी क्रांति? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अलग अलग तरीके से। जन आधारित और अहिंसक क्रांति थी। ये अहिंसा के सपोर्टर थे कौन? जयप्रकाश नारायण। 7 अंक बताए इन्होंने, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस तरह के और भी कई अंक हैं जो 7 अंक बताए कि इस तरीके से हर एक कह सकते हैं पार्ट डिवीजन उसके अंदर काम होना चाहिए। विकेंद्रीकरण और ग्राम आधारित व्यवस्था इन्होंने सपोर्ट की। देखिए इनका मानना था कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, हर एक में शक्तियां बटी हुई होनी चाहिए और गांव जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि क्या है? कुटीर उद्योग, सहकारिता, यानी छोटे छोटे उद्योग जो है उनको इम्पोर्टेंस दी कि उनको बढ़ाओ। जो गांवों के अंदर छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं उनको बढ़ाओ। नैतिक आधार सत्य और सेवा, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। गांधीवादी सत्याग्रह का विस्तार, जो गांधीवादी यानी गांधी जी की जो विचारधाराएं थी उनका भी इन्होंने सपोर्ट किया। जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन लोकतंत्र ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भाई जो लोकतंत्र है वो एक तरीके से खराब हो रहा है। इसमें कितने सारे दल हो रहे हैं, कोई सा दल कुछ बात कर रहा है, कोई सा दल कुछ बात कर रहा है, बट ये ऐसे एक्चुअली में बात सही नहीं है। दलों का होना ज़रूरी है, मेरी राय से अगर मैं बताऊं आपको तो दलों का होना ज़रूरी है। इनका मानना था कि दल ना हो, सिर्फ एक ही दल हो और वही काम करे। इतने प्रकार के कितने कितने दल हैं वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि या तो दल हो ही ना, और दल हो तो एक दल हो जो पूरी प्रजा, कह सकते हैं उसे प्रजा दल कह सकते हैं, यानी प्रजा ही दल बन जाए। बट मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो आप कह सकते हैं सोच है, मेरी सोच ये है कि दलों का होना ज़रूरी है। जब एक दल होगा तभी तो दूसरे दल में कंपटीशन बनेगा। जैसे कि आपके स्कूल में होता है, आज एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, तो आपका ग्रुप जो है वो तभी तो मेहनत करेगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो कंपटीशन में है, वो आगे निकल रहा है, आगे निकलना जाए, इसलिए हमें मेहनत करनी है। तो कोई ना कोई दल कुछ ना कुछ अच्छा करेगा उस कंपटीशन के चलते।
और इनका मानना था कि दल होना ही नहीं चाहिए। दल राज की आलोचना करते हैं। जो दलवाद है भ्रष्टाचार और सत्ता का केंद्रीकरण होता है, ठीक है। इनके हिसाब से विकेंद्रीकरण गांव से केंद्र तक सत्ता है। जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं कि विकेंद्रीकरण गांव से केंद्र तक का सत्ता है। गांव से केंद्र यानी कि जो छोटे छोटे गांव हैं वो सीधा डायरेक्ट केंद्र तक बात कर सकते हैं अगर विकेंद्रीकरण की शासन व्यवस्था लागू होती है, लोकतंत्र लागू होता है। जनता का सीधा नियंत्रण होगा और नैतिकता और सेवा पर जोर मिलेगी। व्यवहार में कठिनाई भी आएगी क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जब दल ही नहीं होंगे तो कंट्रोल सिस्टम कैसे बनेगा, व्यवस्था कैसे अच्छे से लागू होगी। तो ये लागू नहीं हो पाया, मुश्किल था इसका लागू होना। अंबेडकर का दलित उत्थान दृष्टिकोण, देखिए अंबेडकर जी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका क्या सिद्धांत रहा है, दलित अधिकार यानी जीवन का लक्ष्य उनका क्या था, दलितों का अधिकार दिलाना, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता पर ध्यान देना। और ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षा और आरक्षण पर जोर मिलता है। सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की इन्होंने कि भाई जो जो कहते हैं अपन चुनाव होता है वो दलितों के लिए यानी कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए अलग से निर्वाचन मंडल होना चाहिए। संगठित संघर्ष और जागरण होना चाहिए। विधिक सुधार यानी संविधान में सुरक्षा मिलनी चाहिए उन्हें। बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया और आत्मसम्मान की तरफ इन्होंने काम करना शुरू किया। आगे चलते हैं। अंबेडकर के राजनीतिक सामाजिक विचार, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, पिछड़े हुए वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना चाहते थे और जाति प्रथा का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, समानता का पर उन्होंने जोर दिया, भेदभाव की नीति को दूर करना चाहते थे, न्यायपालिका के ऊपर जो काम है उन्होंने वो किया, मौलिक अधिकार जो है वो भी संविधान सभा में उन्होंने उस पर काम किया। इस प्रकार से इनका कुछ राष्ट्र निर्माण के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सो आज की क्लास यहीं खत्म होती है दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बस इन 3 पार्ट के अंदर आपका सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और मैं कहता हूँ इस पार्ट 3 वीडियो से कहीं कुछ बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि हमने इस 3 वीडियो में पूरा आपका हर एक टॉपिक कवर करा दिया। देखिए 3 वीडियो है, मात्र 3 वीडियो, हर वीडियो कोई 1 घंटे की वीडियो होगी, शायद 40 से 45 मिनट की एक वीडियो है। तो तीनों वीडियो का टाइम जोड़ें तो 2.5 घंटे की टोटल वीडियो के अंदर हमने आपकी पूरी बुक कवर करा दी है। पूरा आपका जो पॉलिटिकल साइंस है सेमेस्टर 2 का वो अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो आप पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 2 को, पार्ट 1 को दोनों को अच्छे से देखिए। और जैसा कि आपको हम बताते हैं कि हर एक पेपर के लिए हम आपको मॉडल पेपर स्पेशली प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा लगभग शाम 5 बजे तक। आज हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम के ऊपर। एंड व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम एक पोस्ट डालते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इन चारों प्लेटफॉर्म पर देखिए, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल हो गया और यूट्यूब तो है ही, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन चारों की पर फॉलो कीजिए। हम आपको हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि हम जब आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड MGSU मित्रालय को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।